चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो हम ये फटाफट रिवाइज कर कर जाएंगे, क्योंकि देखो कोई स्टूडेंट्स ने अगर इतने दिन में इतनी कोई पढ़ाई नहीं की तो वो बस ये चैप्टर पढ़ के सुन के जितना उसे पढ़कर समझ में आता है और सुनकर समझ में आता है उतना वो लिख कर आ सकता है। और जो स्टूडेंट ने पढ़ाई की है तो वो क्या कर सकता है, वो पूरा अच्छे से सुनकर रिवाइज कर कर एग्जाम में जा सकता है। तो ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए है इसलिए। तो हम अब रिवाइज करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले इसमें आता है डेफिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब होता क्या है? स्कूल के ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। ये क्या होता है? ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस होता है ताकि डिसीजन कैसे लेना है, बिहेवियर कैसा करना है, वो चीज के लिए क्या बना हुआ है, हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बना हुआ है। जैसे कि हमें जो भी करना होता है उसके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना होता है, वैसे मैनेजर्स के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने गए हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर कुछ भी पूछो यही आंसर होगा। नंबर वन क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब परवेसिव। अब परवेसिव भी लिख सकते हो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर एक जगह अप्लाई होता है, वेदर इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह क्या अप्लाई होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये चीज हमने चैप्टर वन में भी परवेसिव पढ़ा था, सेम ही आपको लिखना है, बस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐड कर दीजिएगा। नंबर टू, इसका फीचर्स क्या आता है? जनरल गाइडलाइंस। ये क्या है? एक जनरल गाइडलाइन। अभी हमें हमने डेफिनेशन में पढ़ा, ये एक गाइडलाइन की तरह एक्ट करता है। किसके लिए? किसके लिए? मैनेजर्स के लिए, कि मैनेजर्स को किस सिचुएशन में कैसे क्या-क्या करना होता है, वो चीज़ ऐसे कौन बताकर देता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये प्रिंसिपल्स बने कहाँ से? ऑब्वियसली बहुत सारे प्रैक्टिस हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। पहले के मैनेजर्स ने, पहले के एक्सपर्ट्स ने बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत पहले के मैनेजर्स एंड एक्सपर्ट्स ने बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स किया, उसके बाद जाके क्या निकला? प्रिंसिपल्स निकला। फ्लेक्सिबल, ये कैसे होते हैं? फिक्स नहीं होते। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। पर हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एकदम फ्लेक्सिबल होते हैं। एज पर सिचुएशन आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? डायनामिक होता है। इसलिए मेनली बिहेवियर किसके साथ डील करता है? मैन के साथ, ह्यूमन के साथ डील करता है। तो ह्यूमन के बिहेवियर के साथ डील करता है। ह्यूमन के बिहेवियर जैसे जैसे चेंज होते हैं, एम्प्लॉयज के बिहेवियर चेंज होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को भी मैनेजर्स को अपने हिसाब से चेंज करते रहना पड़ता है। तो ये किसके साथ डील करता है? मेनली बिहेवियर के साथ। कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट 7 नंबर पॉइंट है। 6 नंबर पॉइंट हमारा क्या बनता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हर एक चीज का कॉज होता है, इफेक्ट होता है। जैसे आप वाटर 100 डिग्री में बॉईल करोगे, 100 डिग्री मतलब बॉईल करोगे तो क्या होगा? वाटर बॉईल होते रहेगा। आप वाटर को गरम चढ़ाओगे तो वो क्या होगा? बॉईल होते रहेगा। तो कॉज है, आपने गैस में चढ़ाया, और उसका इफेक्ट क्या है? कि वो बॉईल होते रहा। वैसे इसमें भी क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। किसी किसी का कॉज होता है जिसकी वजह से क्या आता है? इफेक्ट आता है। कॉन्टिजेंट मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हर एक सिचुएशन में हर एक टाइम पे डिफर करता है। क्यों? क्योंकि सिचुएशंस पे, ह्यूमन पे बहुत डिपेंडेंट है। जैसे सिचुएशन होगा, जैसे यूएस में जो प्रिंसिपल जिस इंसान के ऊपर अप्लाई होते हैं वो सेम इंडिया में, इंडिया के कल्चर की वजह से, इंडिया की सिचुएशन की वजह से नहीं भी अप्लाई हो सकते हैं। तो इसलिए ये डिपेंड करता है किस पे? सिचुएशन के ऊपर। तो ये सब क्या है? फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। क्या होता है इसका सिग्निफिकेंस? आपको सिग्निफिकेंस पूछो, नेसेसिटी पूछो, इंपॉर्टेंस पूछो, सेम ही आंसर है। और आसाम बोर्ड्स में और एक क्या फायदा? आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सीबीएसई की तरह नहीं कि केस स्टडीज दिया जाए या थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, घुरा के क्वेश्चन दिया जाए। नहीं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है, आपको उसका डायरेक्ट आंसर करना है। आंसर्स आपको कैसे करने होते हैं, क्या करने होते हैं, उसके लिए हम मैं अलग वीडियो बनाऊंगी एक। अभी हम रिवाइज कर कर जाते हैं। तो सबसे पहला आता है प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंस में, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियलिटी। मैनेजर्स को क्या बोलते हैं? रियल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम उसे फेस करना पड़ सकता है, उसके लिए इंफॉर्मेशन कौन देता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देता है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्टिमम यूज मतलब रिसोर्सेज का कैसे मैक्सिमम यूज करना है, वो अगर आप प्रिंसिपल्स पढ़ोगे तभी आप कर पाओगे। इतना अगर आप प्रिंसिपल्स नहीं पढ़े, आप खुद का नॉलेज अपनाने जाओगे तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। और इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या होता है? इफेक्टिव होता है। जब आप क्या पढ़ोगे? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़कर हर एक चीज अप्लाई करोगे। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक डिसीजन। ये हमें रैशनल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अगर एक जन प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, एक जन नहीं पढ़ा हुआ है, तो जिसने पढ़ा हुआ है उसको सब कुछ नॉलेज है, तो वो डिसीजन भी साइंटिफिक लेगा। पर जिसने नहीं पढ़ा वो डिसीजन उतना इफेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, मतलब डायनेमिक। ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक है तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को भी क्या होना पड़ता है? डायनेमिक टू एडजस्ट एज पर द गिवन सिचुएशन। ठीक है, तो ये हमें गिवन सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करने देते हैं। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हमने उसमें पढ़ा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसा भी प्रिंसिपल है जो सोसाइटी के लिए भी देखता है, जैसे इक्विटी प्रिंसिपल। इक्विटी एक प्रिंसिपल है जिसमें हर एक जन को इक्वल नजर से देखना है।
मतलब ऐसा नहीं तुम्हारा रिलेटिव है तो तुम बहुत अच्छे से उसे प्रेफर करोगे, बाकी को नहीं करोगे, नहीं, सबको इक्वली देखना है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अब मैनेजमेंट के ऊपर पढ़ने जाओगे 12th के बाद, अगर आप एमबीए करोगे या बीकॉम में पढ़ने जाओगे, 12th में भी आपका क्या हो रहा है, आप प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो हर एक ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च में प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा प्रिंसिपल से पहले आपको इसमें दिया गया है, टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो दो तरीके का प्रिंसिपल है, एक है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और एक है जनरल प्रिंसिपल। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो बनाया है वो बनाया है एफ डब्ल्यू टेलर ने। एफ डब्ल्यू का फुल फॉर्म है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। टेलर जो टेलर होता है वो आप याद करने के लिए वैसे याद कर सकते हैं। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, शॉप फ्लोर ऑफ सिस्टम के साथ डील करता है। शॉप फ्लोर मतलब होता है फैक्ट्री सिस्टम के साथ डील करता है। तो इसमें जो भी प्रिंसिपल्स है फैक्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए ये साइंटिफिक इन नेचर है। ये साइंस के साथ रिलेट करता है। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल में टेलर के प्रिंसिपल, टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए। और टेलर को इसलिए फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, वो एक उसने एक इंडस्ट्री में ज्वाइन किया था, उस इंडस्ट्री का कंडीशन बहुत खराब था पर उसने ज्वाइन किया, उसके वजह से उस इंडस्ट्री का कंडीशन बहुत अच्छा हो गया। तो ये इतने एक्सपर्ट है। प्रिंसिपल्स क्या क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, मेन 4 प्रिंसिपल्स आते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। ठीक है, क्या क्या प्रिंसिपल्स आते हैं, 4। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नंबर 1 साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि हर एक चीज हमें साइंस से करना चाहिए, ना कि रूल ऑफ थंब। थंब मतलब क्या, ठेंगा। तो रूल ऑफ थंब कुछ भी रैंडमली कर दिया, बिना सोचे समझे कर दिया, वैसे नहीं होता। हर एक चीज को हर एक मेथड से करना पड़ता है। हर एक चीज करने का हर एक प्रॉपर बेस्ट मेथड होता है। वो चीज से हमें सब कुछ करके जाए, हम करके जाएंगे तभी वो काम अच्छा होगा। तो हर एक चीज को साइंटिफिकली करना होता है, साइंटिफिक मेथड से करना होता है, स्टैंडर्ड मेथड से करना होता है, तभी वो काम अच्छा निकल कर आएगा। ना ही कोई रूल ऑफ थंब कुछ भी अप्लाई कर दिया और वो काम हो गया, ना, वैसे नहीं चलता। उसके बाद है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब एम्प्लॉइज और मैनेजर्स के बीच में क्या रहना चाहिए, हार्मनी। एम्प्लॉइज और मैनेजर्स के बीच में जनरली झगड़ा होता है, उसकी वजह से इनका नजर एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं होता है। पर एम्प्लॉयज को भी मैनेजर्स को ट्रीट रेस्पेक्टफुली करना चाहिए और मैनेजर्स को भी एम्प्लॉयज को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। तो दोनों को क्या होना पड़ेगा, दोनों के बीच में हार्मनी होना पड़ेगा, ना कि डिस्कॉर्ड, ना कि झगड़ा होना पड़ेगा। इसलिए टेलर ने फोकस किया था एक कॉन्सेप्ट पे जिसको कहता है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन मतलब होता है मेंटली माइंडसेट चेंज करना। अगर दोनों का एक दूसरे के प्रति माइंडसेट अच्छा होगा, दोनों को पता चलेगा कि एक दूसरे के बिना हमारा काम नहीं निकल सकता, तभी ये चीज अचीव हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये उसका ही एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का, कि कोऑपरेट करके चलना है, ना कि इंडिविजुअलिज्म। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए मैनेजर को। पैटर्नलिस्टिक मतलब मैनेजर को सोचना चाहिए मैं उसका पेरेंट के जैसा ही हूँ। जैसे पेरेंट एक अपने बच्चों का ध्यान रखता है, वैसे ही मुझे अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखना है, उसकी जरूरतों का ध्यान रखना है। और एम्प्लॉयज को भी क्या ट्रीट करना चाहिए, एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए वो हमारे मैनेजर है, वो हमें जैसा जिस हिसाब से रख रहे हैं, जो रख रहे हैं वो बेस्ट रख रहे हैं। ठीक है, तब वो भी उतना ही अपने आप को कंट्रीब्यूट करेगा और आप भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर पाओगे। जापान में क्या है, ये चीज बहुत फॉलो होता है। जापान में अगर कोई किसी एम्प्लॉय को पैसा ज्यादा चाहिए तो वो एम्प्लॉय स्ट्राइक पे नहीं करता, वो और ज्यादा काम करने लग जाता है। ज्यादा काम करने की वजह से क्या होता है, मैनेजर उसको सिंपैथी आ जाएगा तो उसका सैलरी के ऊपर बढ़ाना ही पड़ेगा या उसका कंडीशन कुछ कुछ फुलफिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और उसके बाद में आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। हर एक एम्प्लॉय को, हर एक को क्या करना है, उसके मैक्सिमम तक पहुंचाना है। एक एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, उसको बहुत कुछ नहीं आता पर उसे ट्रेनिंग देना है, उसे हर टाइम टू टाइम सिखाते रहना है। जितना उसे सिखाओगे, जितना उसे सेमिनार्स में वर्कशॉप्स में भेजोगे, उतना ही ज्यादा वो डेवलप होगा और अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगा। इसीलिए ये लिखा गया है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये हो गया 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के साथ-साथ टेलर ने 7 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी दिया और वो 7 टेक्निक्स भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला टेक्निक दिया फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप में क्या होता है, फंक्शनल फॉरमैनशिप के ऊपर अलग से शॉर्ट नोट भी आता है। उसमें कहा कि देखो अब एक जन जो है सबको मैनेज नहीं कर सकता क्योंकि एक जन के पास सारे क्वालिटीज नहीं रहते। तो इसलिए कहा एक एम्प्लॉय के ऊपर 8 इंडिविजुअल होने चाहिए। कितने एक्सपर्ट होने चाहिए, 8। और वो आठों का काम अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, इसलिए फैक्ट्री सिस्टम में टेलर ने क्या किया,
दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक प्रोडक्शन पार्ट और एक एग्जीक्यूशन वाला पार्ट। ठीक है, प्रोडक्शन पार्ट में 4 इंडिविजुअल और एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में 4 इंडिविजुअल। वैसे उसने फंक्शनल फॉरमैनशिप में डिवाइड कर दिया। देखो, फैक्ट्री मैनेजर को प्लानिंग इंचार्ज और एक है प्रोडक्शन इंचार्ज जो प्लानिंग करेगा। एक है इंस्ट्रक्शन, उसमें आता है 4 इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है? एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शन देता है कैसे क्या काम करना है। रूट, रास्ता कौन दिखाएगा? रूट क्लर्क दिखाएगा। कितने टाइम में होगा, कितना कॉस्ट लगेगा, वो सारा कौन बताएगा? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। डिसिप्लिनेरियन टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। और प्रोडक्शन इंचार्ज में और अगेन 4 आते हैं। क्या आते हैं? स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। स्पीड बॉस क्या करता है? स्पीड मेंटेन करता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो फैक्ट्री मैनेजर, प्लानिंग इंचार्ज, उसके अंदर 4 और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर 4 होता है। तो ये होता है फंक्शनल फॉरमैनशिप। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है? हर एक काम का क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए। और हर एक काम कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। हर एक काम का अगर स्टैंडर्ड रखेगा, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से सारा काम होगा। तो सारा बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो होके हर एक काम होगा। तो हर एक काम में स्टैंडर्ड आएगा। और जितना हो सके काम को सिंपल रखो। अननेसेसरी चीज को हटा दो। अननेसेसरी चीज हटाने से क्या होगा? काम सिंपल हो जाएगा और ज्यादा इफेक्टिवली होगा। नेक्स्ट आता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या होता है? हर वन बेस्ट मेथड, हर एक काम करने का एक बेस्ट मेथड होता है, उसी चीज को निकालना है। टेलर ने कहा हर एक काम करने का बेस्ट मेथड है, उस चीज को हम लोग को अलग अलग तरीका से निकालना पड़ेगा, ऑब्जर्व करके, ये करके, वो करके, जो बेस्ट मेथड होता है उसका वो काम को निकाले। क्योंकि अगर हम बेस्ट मेथड से काम करेंगे तो समय कम लगेगा। उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्हें पता चला कि अगर एक एम्प्लॉय को ऐसे बेस्ट मेथड निकाल, तो हर एक काम का बेस्ट मेथड होता है, वही हमें करना है। मोशन स्टडी, मोशन स्टडी में क्या होता है? देखो, एम्प्लॉयज का अननेसेसरी मोशंस बहुत होता है। मोशन, लूज मोशन वाला मोशन नहीं, मोशन स्टडी मतलब हो गया एम्प्लॉयज का बहुत सारा मोशंस होता है। ठीक है, तो अननेसेसरी मोशंस भी बहुत सारे होते हैं। जैसे उसको कोई एक रॉ मटेरियल बनाना है, उसके लिए उसको डब्बा यहाँ से वहां से लेकर आना पड़ता है, बार बार लेकर आना पड़ता है। तो इससे अच्छा डब्बा को यही लाकर रख दो। तो यहाँ लाकर रख दोगे तो बार बार लेके आने का, जाने का टाइम नहीं जाएगा। तो टाइम नहीं जाएगा तो टाइम बचेगा, मोशन बचेगा, तो काम ज्यादा इफेक्टिवली होगा। उसे हम कहते हैं मोशन स्टडी। एक कोई मोशन स्टडी करके टेलर ने 18 से जस्ट 5 स्टेप्स ले आया, और 18 से जब 5 मोशन हो गया तो सोचो टाइम कितना कम लगेगा। फिर टाइम स्टडी, टाइम स्टडी मतलब हो गया एक काम करने में एक एम्प्लॉय को कितना टाइम लगता है। तो टाइम अगर कितना लगता है आपको पता चल गया, स्टैंडर्ड टाइम, तो आप हर एक काम करने का टाइम रख दोगे कि इतने काम, इतने टाइम में इतना काम हो जाना चाहिए। यानी 8 घंटे में 4 बॉक्स बन जाना चाहिए। तो आपको टाइम स्टडी पता है, तो हर एक काम नहीं तो कोई तो 2 ही बना देगा, कोई 1 ही बना देगा। इसीलिए टाइम स्टडी करके क्या रखना चाहिए? स्टैंडर्ड टाइम रखना चाहिए। नेक्स्ट है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी मतलब काम करते-करते तो थकते हो, पढ़ते-पढ़ते थकते नहीं होगा। क्या चाहिए हमें? रेस्ट। भले ही रेस्ट का टाइम ज़्यादा हो जाता है आपका, तो रेस्ट चाहिए होता है। तो काम करते-करते एक ऐसा टाइम आता है, अब उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो हमें क्या चाहिए होता है? रेस्ट चाहिए होता है। अब एक एम्प्लॉयी को कितना रेस्ट इंटरवल चाहिए होता है, वो डिटरमाइन करने को हम लोग बोलते हैं फैटिग स्टडी। वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? जैसे ज़्यादा फिजिकल लेबर करते हैं तो हर एक थोड़े-थोड़े टाइम में पॉज़ चाहिए होता है। मेंटल लेबर कर रहे होते हैं तो एक टाइम के बाद हमें पॉज़ चाहिए होता है। तो वो कितना देना पड़ेगा, वो चीज़ डिफाइन करना है। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये चीज़ में बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसमें क्या है, एम्प्लॉइज़ जैसा काम कर रहे हैं ना, उस हिसाब से उसे वेजेस दो। अगर एम्प्लॉइज़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे आपने स्टैंडर्ड सेट किया, अगर कोई एम्प्लॉयी 10 बॉक्स बनाएगा तो उसे ₹10 करके दिए जाएँगे। और कोई एम्प्लॉयी 10 से कम बनाएगा तो उसे ₹9 करके दिए जाएँगे। तो जिस एम्प्लॉयी ने 9 बनाया उसे तो अब ₹9 करके दिए, और जिसने 10 बनाया उससे आपने ₹10 करके दिए। तो कितना डिफरेंस आ गया। तो उससे क्या हुआ, कौन एफिशिएंट है और कौन इनएफिशिएंट है वो आप डिफरेंशिएट कर पाए। उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो ये क्या है? ये 7 टेक्निक्स है ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल, मतलब जनरल प्रिंसिपल्स, फेयल्स प्रिंसिपल। इसे हेनरी फेयल ने डिवाइड किया। हेनरी फेयल का नाम, हेनरी फेयल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट दिया। ठीक है, कितना प्रिंसिपल्स दिया हेनरी फेयल ने? 14 प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, फिर उसके बारे में कभी कभार लिखने दिया जाता है कि हेनरी फेयल कौन है, क्या है, वो आप थोड़ा बहुत इससे पढ़ सकते हो। इसका भी मेन वही है कि इससे भी शुरू शुरू में कोई कंपनी ज्वाइन किया तो उसका कंडीशन खराब था, फिर उसका कंडीशन बहुत अच्छा हो गया। इसने बहुत सारा फंक्शन, देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग उसके अंदर ही बना हुआ है। ठीक है, और भी टेक्निकल, कमर हर एक काम टेक्निकल होता है, कमर्शियल होता है, फाइनेंशियल होता है, सिक्योरिटी होता है, वो भी चीज को किसने दिया है? हेनरी फेयल ने दिया है।
ठीक है? अब ये 14 प्रिंसिपल्स है, तो आपको 14 की 14 प्रिंसिपल्स याद करने होंगे कि नहीं, एग्ज़ाम में आपको ऐसे पूछ बोला जाता है कि 4 प्रिंसिपल्स लिखो या 4 ये लिखो, ठीक है? पर कभी आपको दे दिया राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस प्रिंसिपल या राइट शॉर्ट नोट ऑन दैट प्रिंसिपल, तब आपको तो सारे प्रिंसिपल्स आने होंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रिंसिपल सारा पढ़कर जाना चाहिए। कैसे याद रखोगे? उसका एक ट्रिक है, जिससे आप ये याद रख सकते हो। उसका उसका एक ट्रिक है जो हम लास्ट में सारे प्रिंसिपल्स पढ़ने के बाद करते हैं। डिवीज़न ऑफ वर्क, हर एक काम को ऐसे इंसान को दो जो उस चीज में एक्सपर्ट है। जैसे जिसको गाना आता है उसे गाने का काम दो, ऐसा नहीं उसे डांस का काम दे दिया, और जिसे डांस करना आता है उसे गाने का काम दे दिया, तो कोई का भी काम अच्छे से नहीं होगा। तो जिससे जो काम करना आता है उसे वही काम दो, वही काम करते करते वो चीज में वो एक्सपर्ट बन जाएगा और स्पेशलिस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड प्रिंसिपल आता है नंबर टू, अथॉरिटी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब होता है पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है टाइम, ड्यूटी। तो पावर और ड्यूटी दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा है आपको पावर दे दिया कि आपको ये काम करना है, ठीक है? आपके पास पावर है कि आप ये कर सकते हो, पर ड्यूटी इतनी ज़्यादा नहीं दी, तो ज़्यादा पावर देने से भी खराब है। और आपको ड्यूटी दे दी कि आपको ये काम करना है, पर आपको उस चीज़ को करने का पावर ही नहीं दिया, तो फिर क्या मतलब? तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो हैंड इन हैंड। वही प्रिंसिपल होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट डिसिप्लिन, आज तक पढ़ते ही आए हो डिसिप्लिन डिसिप्लिन, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या मेंटेन रहना पड़ेगा? डिसिप्लिन। जितना डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होता जाएगा। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब होता है सुपीरियर, एक एक सबऑर्डिनेट का एक ही सुपीरियर होना चाहिए। मेरे ऊपर एक ही जन रहना चाहिए जिससे मैं ऑर्डर लूँ। अगर 2 जन भी रहेगा तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी, मैं किसका ऑर्डर पहले फॉलो करूँ। तो एक जन के ऊपर एक ही रहना चाहिए, और वो दोनों के बीच में भी क्या होगा? झगड़ा होगा, मैंने इसे पहले कहा था, मैंने इसे पहले कहा था, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए वन बॉस वन हैंड, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है? एक प्लान, मतलब एक ग्रुप ऑफ, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है मोटर डिपार्टमेंट, कार डिपार्टमेंट, तो मोटर डिपार्टमेंट का एक प्लान होगा और मोटर डिपार्टमेंट उसी प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा। कार डिपार्टमेंट का एक प्लान होगा और कार डिपार्टमेंट उसी प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा। तो उसे हम कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? वन हेड एंड वन प्लान। एक एक हेड का एक ही प्लान होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगा। उसी में बनता है यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का डिफरेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? एक जन को एक ही से ऑर्डर लेना चाहिए, और हर एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी जिसका सेम ऑब्जेक्टिव है। मोटर कार बनाना है तो मोटर कार बनाना है, उसका प्लानिंग। कार बनाना है तो उसका प्लानिंग। इट प्रिवेंट्स, इससे क्या होता है? डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं आता है। एक जन को दो जन से ऑर्डर नहीं लेना पड़ता है। इससे क्या होता है? एक ही काम दोबारा नहीं होता है। हर एक काम प्रॉपर्ली डिवाइडेड है। इस ये इंडिविजुअल एम्प्लॉय में फ़र्क करता है और ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये पूरे काम से रिलेटेड है, वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हमने पढ़ा था ना कि तुम्हारा मेरा खुद का भी कुछ इच्छा है और ऑर्गेनाइजेशन का भी मेरे से कुछ इच्छा है। तो कभी ऐसा हो कि मेरा इच्छा और ऑर्गेनाइजेशन का इच्छा कोलैप्स कर रहा है, मुझे कोई मीटिंग में जाना है, मुझे कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करना है, मैंने छुट्टी ले रखी है, पर उसी टाइम कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई, तो अब मैं क्या करूं? मेरा तो छुट्टी भी लिया हुआ है, पर क्या करोगे? थोड़ी देर आप मीटिंग अटेंड करके फिर आप फैमिली फंक्शन में जा सकते हो, ठीक है? तो पहले हमें किसका गोल रखना होगा? ऑर्गेनाइजेशन का, फिर ही हम खुद का गोल रख सकते हैं। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन का गोल जनरल इंटरेस्ट, उसके बाद इंडिविजुअल इंटरेस्ट, तो उसे हम कहते हैं सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये हो गया 6 नंबर प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन मतलब होता है सैलरी, वेजेस, एम्प्लॉयज को जो भी दिया जाता है। तो प्रॉपर सैलरी, प्रॉपर वेज दो, जितना वो काम कर रहा है उतना तो वेज दो, जितना वो जितना पैसा दे रहे हो उससे एटलीस्ट वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो अर्न कर सके। या इतना भी ज्यादा मत दो कि हम बाकी लोग से उसे ज्यादा ही दे रहे ताकि उसे रखना है क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट है, ऐसा भी मत करो। तो रेम्यूनरेशन क्या हो जाना चाहिए? फेयर होना चाहिए। नेक्स्ट है स्केलर चेन। नेक्स्ट रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज के बाद आता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली सेंट्रलाइज हो सकता है, मतलब सारे डिसीजन सब टॉप मैनेजमेंट लेते हैं, बाकी लोग का कोई इतना पावर नहीं हो। डिसेंट्रलाइज मतलब हर एक लेवल में पूरा पावर है। तो हर एक लेवल में भी पूरा पावर रहेगा तो क्या होगा? सब अपना पावर का मिसयूज करने लग जाएंगे, और सेंट्रलाइज ही रहेगा तो ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाएगा, कोई कुछ भी फटाफट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो ज्यादा सेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा डिसेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? स्केलर चेन मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर स्केलर चेन फॉलो होता है। जैसे ये जो बना हुआ है, एफ ई से बात कर सकते हैं, ई डी से बात कर सकते हैं, डी सी से, ठीक है? ऐसे ही हमें फॉलो करके जाना पड़ेगा। एफ डायरेक्टली जाकर ए से बात नहीं कर सकता, या ए डायरेक्टली आकर पी से बात नहीं कर सकता, ठीक है? पर इसी में हमें फेयर ने एक शॉर्टकट दिया जिसे हम कहते हैं गैंग प्लान।
मतलब ई जो है वो ओ से बात कर सकता है। क्यों बात कर सकता है? क्योंकि ये सेम लेवल है। ई जो है किससे बात कर सकता है? ओ से बात कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो सेम लेवल पे आता है। तो ई जो है वो ओ से बात कर सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक कहते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या आता है? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं, कि हर एक चीज का एक ऑर्डर होना चाहिए, हर एक इंसान का एक ऑर्डर होना चाहिए। जब वो जगह में, जब हमें वो चीज चाहिए वो उस टाइम मिल जाए। जैसे बुक आप जगह पे नहीं रखते तो आपको उस टाइम नहीं मिलता, तो आप हल्ला मचा देते हो, मेरा ये बुक कहाँ है, ये कहाँ है, वो वैसा नहीं होना चाहिए। तो हर एक चीज और हर एक इंसान का एक ऑर्डर होना चाहिए जो हमें उस टाइम वहां पर मिल जाए। इक्विटी। इक्विटी मतलब हर एक लोग को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो तुम्हारा रिलेटिव है, वो तुम्हारा फ्रेंड है तो तुम उसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस दो, वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है तो उसे कम प्रेफ़रेंस दो। मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज़, वो सबके बीच में पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्विटी। पर इसका मतलब ये नहीं कि लेज़ी इंसान को तुम खराब, मतलब लेज़ी इंसान को कोई पेनल्टी दो ही मत। लेज़ी इंसान को भी पेनल्टी देनी होगी, ठीक है? वो प्रिंसिपल क्या होता है? इक्विटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा कौन-सा प्रिंसिपल आता है? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मतलब अगर कोई एक इंसान आया तो उसे टाइम दो एडजस्ट करने का। वो नया-नया आया है तो उसे समझना होगा माहौल कैसा है, क्या है, नहीं है, उसे सब समझना होगा, उस चीज़ के लिए वो टाइम दो, ठीक है? क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद इतना करके वो आया है तो उसे टाइम देना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए, समझने के लिए। मिनिमम टाइम देंगे तभी तो वो समझ पाएगा। पर अगर वो भी नहीं देते तो उससे क्या होगा? वो बार-बार ऑर्गनाइज़ेशन छोड़कर जाना चाहेगा, और जब ऑर्गनाइज़ेशन छोड़ के जाएगा तो उससे खराब नाम किसका होगा? ऑर्गनाइज़ेशन का होगा। तो ऐसा करो ही मत। और बार-बार खर्चा भी किसे करना पड़ेगा? ऑर्गनाइज़ेशन को नया एम्प्लॉयी रखने के लिए। तो क्या होना चाहिए? उसे प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट और टू बी विद द एनवायरनमेंट, ठीक है? तो ये है कौन-सा प्रिंसिपल? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। उसके बाद कौन-सा प्रिंसिपल आता है? प्रिंसिपल आता है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल के पर्सनल के बाद इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या होता है? कि वर्कर्स को खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए, खुद से पहल लेना चाहिए, हाँ, हम ये करेंगे। ठीक है? वर्कर को हमेशा एप्रिशिएट करो कि तुम कुछ आइडिया दो, तुम कुछ सजेशन दो, तो उसे कैसा फ़ील होगा? हाँ, हम भी एक ऑर्गनाइज़ेशन का पार्ट है, हम कुछ नया सजेशन देंगे। और अगर वो सजेशन अच्छा देता है तो उसे रिवॉर्ड भी करो, तो उसे क्या लगेगा? हाँ, हम भी कोई ऑर्गनाइज़ेशन में एग्ज़िस्ट करते हैं। तो उसे क्या दो? चांस दो कि वो इनिशिएटिव ले सके। ठीक है? नेक्स्ट क्या बनता है? एस्पिरिट द कॉर्प्स। एस्पिरिट द कॉर्प्स मतलब क्या होता है? एस्पिरिट द कॉर्प्स मतलब हो गया, कॉर्प्स मतलब होता है एम्प्लॉयी, ठीक है? मतलब एक मिलिट्री में होता है कॉर्प्स, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है? हाउस द चोस, हाई सर। तो वैसा ही चीज़ इसमें होना चाहिए कि सारे एम्प्लॉइज़ का, सारे टीम का क्या होना चाहिए? जोश हमेशा हाई रहना चाहिए। कैसे हाई रखेंगे? उन्हें प्रॉपर्ली मोटिवेट करके। कभी भी मैनेजर को आई यूज़ नहीं करना चाहिए। क्या यूज़ करना चाहिए? वी यूज़ करना चाहिए। तो लगेगा हाँ, हम लोग भी यहाँ पे कुछ बिलॉन्ग करते हैं। ठीक है? पेनल्टी जितना हो सके कम देना चाहिए। ठीक है? स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट और बिलॉन्गिंगनेस रहना चाहिए। तभी उन लोगों को क्या होगा? हाँ, हम भी एक ऑर्गनाइज़ेशन का पार्ट है, और उन लोग क्या करेंगे? मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेंगे टू द ऑर्गनाइज़ेशन। तो ये क्या है? ये इस चैप्टर का वो है। फेयल वर्सेस टेलर का कंपैरिजन कभी आता है तो आप क्या लिखोगे? हेनरी फेयल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हेनरी फेयल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे। हेनरी फेयल जो है ओवरऑल प्रिंसिपल्स देते हैं, टेलर जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल, फैक्ट्री सिस्टम के लिए प्रिंसिपल्स देते हैं। फेयल जो है फ्लेक्सिबल थे, मतलब फेयल के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल है, पर टेलर के प्रिंसिपल क्या है? साइंटिफिक है, इसलिए थोड़ी स्ट्रिक्ट है। ठीक है? और क्या दे सकते हो? फेल ने बहुत फेल का प्रिंसिपल जनरली अप्लाई होता है और उसका प्रिंसिपल साइंटिफिकली अप्लाई होता है। ऐसे आप बहुत सारे फीचर्स दे सकते हो। अब हमें क्या था? वो 14 प्रिंसिपल्स याद करने का तरीका चाहिए था। तो उसका एक वो लाइन है, डैड यू सी आई क्रॉस। अब डैड, डी से डिवीजन ऑफ वर्क, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन डी से डिसिप्लिन, यू यूनिटी ऑफ कमांड, यू में डबल यू, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वाई ओ यू नहीं, डबल यू, unity of command, unity of direction. I, that you see, S, subordination of individual interest to general interest, E, aspirate the corps, E, equity, I cross, that you see, I cross, I say again initiative, C say again centralization and decentralization, R say remuneration of employees, O say order, S say subordination of individual interest to general interest, फिर stability of personnel. तो इस that you see, I cross से आप क्या याद रख सकोगे? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट याद रख सकोगे। अब
इसका अब देखो थोड़ा समझा के जाने में थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो ही जाता है। आप इसे 2x में कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ कमेंट करिए। प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उस कमेंट करिए और आप बोलिए कि हमें नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से अपलोड कर देती हूँ। पर प्लीज़ जो भी आ रहा है, जो भी वीडियो को देख रहा है, इसे इसमें कमेंट कर जाइए कि हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ठीक है? और हमें समझ में आ रहा है, जो भी डाउट है वो भी कमेंट करिए, पर ये भी कमेंट करिए कि हमें नेक्स्ट वीडियो चाहिए। फिर हम इसका पीवाईक्यू भी एक साथ ही देख लेते हैं। तो ये आपको लग रहा होगा ये किस कॉपी का वो है, ये मेरे स्टूडेंट का कॉपी का वो है जो हम लोग क्लास में लिखते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया, व्हिच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रमोट्स टीम स्पिरिट, किसमें आता है, स्पिरिट द कॉर्प्स, टीम स्पिरिट हाउस द जोश, व्हिच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोड्यूसेस स्पेशलिस्ट फॉरमैन ओवर वर्कर्स, किसमें आता है, फंक्शनल फॉरमैनशिप में। स्टेट 5 लीडिंग टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये 2015 में आया हुआ है। टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट 7 है, आपको 5 ही लिखने दिया है, तो आप 5 अच्छे से एक्सप्लेन करके जाना। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एटिव स्टडी, कितना रेस्ट देना है उन्हें। हाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेराइव, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हमारा मिस हो गया। डेराइव दो चीज से होता है, प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। क्या होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेराइव फ्रॉम एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टेलर और फेयर के बीच में डिफरेंस अभी हमने पढ़ा था। व्हाई इज इट सेम एंड दे आर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्यों होता है, क्योंकि हर एक जगह अप्लाई होता है। नेम द कंसेप्ट विच परमिट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द दो सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉय खुद से बात कर सकते हैं, तो क्या बोलते हैं उसे हम शॉर्टकट को, गैंग प्लैंक। हु रोट द बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जनरल नाम है इसमें, तो जनरल का फादर कौन है, हेनरी फेल, तो उसने ही लिखा होगा। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन है, वन सबऑर्डिनेट का एक ही सुपेरियर होना चाहिए और वन हेड का वन ही प्लान होना चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड को कौन वायलेट करते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक एक, और फंक्शनल फॉर्मेनशिप में एक जन के ऊपर तो 8 है, तो ये वाला टेक्निक तो उसे वायलेट करता है, तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप। व्हिच व्हाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंस हमने पढ़ाई है। नेक्स्ट क्या आता है इसका, नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट कहाँ जा रहा है, एक्सप्लेन द, वापस से टेक्निक्स रिपीट है, तो देखिए टेक्निक कितना इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहते हैं, एफडब्ल्यू टेलर को। कंट्रीब्यूशंस ऑफ फेयल एंड टेलर, अब कंट्रीब्यूशंस आपको लिखने थे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उनका प्रिंसिपल, तो आप सबका टेलर के ऊपर थोड़ा सा लिख दीजिए, फेल के ऊपर थोड़ा सा लिख दीजिए और लिखिए इनका कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, ये सब प्रिंसिपल्स है, और कुछ कुछ प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कर दीजिए क्योंकि 8 मार्क्स का लिखने दिया है। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग पढ़ाई है। 5 प्रिंसिपल्स, देखिए 5 ही लिखने थे, अब आप कोई सा भी लिख दीजिए, ठीक है, आपको जो अच्छे से याद है वो लिख दीजिए। वो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, तो अगर आप हर एक पॉइंट नहीं भी पढ़ के चले, 5 प्रिंसिपल, 6 प्रिंसिपल, 7 प्रिंसिपल एटलीस्ट पढ़कर चले जाइए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप सारे 14 नहीं भी पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट प्रॉपर्ली आया नहीं है, पर पूछा गया व्हिच कंसेप्ट और वो, तो एटलीस्ट आप उतना पढ़ लीजिए, तो उससे भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। फिर यूनिटी ऑफ कमांड वापस से आया, रेड द प्रिंसिपल्स ऑफ, वापस से प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हो तो 4 ही हो, 4 आप आराम से पढ़ लो। वापस से साइंटिफिक और जनरल मैनेजमेंट का डिफरेंस आया, तो यही सब वापस आते रहता है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रिंसिपल्स हमारे सारे इंपॉर्टेंट है, टेक्निक्स हमारे सारे इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निक आप अच्छे से पढ़ लो और सिग्निफिकेंस इसका बढ़िया से पढ़ लो, ये पढ़कर चले जाओ, आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। बस इतना ही है आपको। तो अगर आपको चाहिए प्लीज कमेंट करिए कि हमें नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, पर कमेंट कर जाइएगा। क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, इसीलिए कमेंट कर जाइएगा, तब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। आप 1 या 2 लोग भी कमेंट करोगे तब भी मैं लेकर आऊंगी, पर आप जरूर कमेंट करिएगा, ऐसा नहीं कि कोई किसी ने कमेंट नहीं किया तो मैं नहीं करूंगी। आप कमेंट करिए तो आई ब्रिंग अप द नेक्स्ट वीडियो। एंड कुछ भी डाउट्स हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और ये पीवाईक्यूज आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, वो टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।